स्वागत है आपका विकेश स्ट्रेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं खाद्य संसाधनों का जो प्रबंधन है, उसके आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे फसल सुरक्षा प्रबंधन, है ना? फसल सुरक्षा प्रबंधन के हम बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? जैसे खेतों में फसल खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है ना? खेतों में जो फसल होती है, वो खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से ये प्रभावित होती है। तो क्या करते हैं कि ये प्रभावित जो होती है, यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़क को वो नियंत्रित नहीं किया जाए, तो ये फसलों को क्या करते हैं, हानि पहुँचाते हैं, बिल्कुल पहुँचाते हैं। तो खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं, है ना? बिल्कुल होते हैं। जो खरपतवार होते हैं, जो कृषि योग्य जो भूमि होती है, उसमें अनावश्यक पौधे होते हैं, जैसे वो क्या करते हैं, क्षति पहुँचाते हैं, ठीक है? कौन-कौन से खरपतवार होते हैं, इसका नाम भी पूछ सकता है ना? कौन-कौन से खरपतवार होते हैं, कौन-कौन से प्लांट होते हैं, इसका नाम मतलब पहला था गोखरू। गोखरू ये पूछ देगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे यार ये कौन सा नाम पूछ दिया है ना? तो इस बात का ध्यान रहेगा। पहला उदाहरण में क्या दिया है, गोखरू। देखिए गोखरू जिसको क्या बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जैंथियम है। क्या है, जैंथियम। फिर उसके बाद आता है गाजर घास। फिर क्या आता है, गाजर घास, जिसको पार्थेनियम बोलते हैं। फिर उसके बाद मोथा, जिसको साइप्रस रोटेंडन्स बोलते हैं, ठीक है? ये याद रखिएगा आप। गाजर घास का क्या बोलते हैं, पार्थेनियम बोलते हैं। मोथा को क्या बोलते हैं, साइप्रस रोटेंडन्स बोलते हैं, है ना? चलिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। देखिए, अब जैसे ये खरपतवार को हम कैसे हम नष्ट कर सकते हैं, है ना? देखिए ये कैसे कीटों में, देखिए क्या करते हैं कीट, कीट पीड़क 3 प्रकार से पौधे पर आक्रमण करते हैं। भैया मैं पूछ सकता है कि कीट कितने प्रकार से आक्रमण कर सकते हैं? क्या करते हैं कि ये मूल मूल मतलब रूट, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। पहला काट देते हैं, ठीक है? ये मूल, तने या पत्तियों को काट देते हैं, पहला प्रोसेस। दूसरा है ये पौधे के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस को चूस लेते हैं। किसको चूस लेते हैं? कोशिकीय रस को क्या करते हैं, चूस लेते हैं, ठीक है? तीसरा है ये तने तथा फलों में छिद्र कर, ये तने और फलों में क्या कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं। क्या कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं, ठीक है? तो 3 हो गया, एकदम जड़ से ही काट देते हैं। दूसरा कोशिकीय रस चूस लेते हैं। और ये फलों तथा छिद्र में, ये तने तथा फलों में क्या कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं। क्लियर है? ये ध्यान में रखिएगा। पौधे में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोगों के क्या है, कारक होते हैं। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा पौधे में आते हैं। इन माध्यमों द्वारा पौधे में आते हैं। किन माध्यमों द्वारा पौधे में फैलते हैं? तो भैया मेरे, ये मिट्टी, पानी पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं। इन्हीं माध्यम के द्वारा इसमें क्या है, फैल जाते हैं। खरपतवार, कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जाता है। प्रचलित विधि पीड़कनाशी रसायन का उपयोग है, ठीक है? पीड़कनाशी रसायन का उपयोग है। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं शाकनाशी, कीटनाशी और कवकनाशी आते हैं, ठीक है? अब जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा हम खरपतवार को हटाना एक विधि भी कहलाती है। जैसे यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार को हटा रहे हैं, हटाना भी एक विधि है। पहला होता है निरोधक विधियाँ, जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियाँ तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रण में सहायता होती है, पहली बात, ठीक है? पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाले किस्मों का उपयोग जाना चाहिए। ग्रीष्मकाल में हल से जुताई से कुछ निरोधक विधियाँ हैं। ग्रीष्मकाल में हल से जुताई करने की कुछ विधियाँ हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है? चलिए, ये तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स हम उसको बता रहे हैं आपको, ठीक है? आइए, अनाज का भंडार कैसे करते हैं। अनाज का भंडारण का मतलब ये होता है
कि कृषि उत्पाद में भंडारण बहुत हानि हो सकती है। अगर मैं कृषि का उत्पादन में अगर भंडारण ना करूं तो इससे क्या करते हैं, हानि हो जाती है। इस हानि के कारण जैविक कारक, जैसे आपके जैविक कारक में कीट है, कृंतक है, कवक है, चिंचड़ी है तथा जीवाणु है, तथा इस हानि के अजैविक कारण भंडारण के स्थान पे उपयुक्त नमी एवं ताप का क्या है, अभाव होता है। ठीक है, भंडारण करने के लिए उसमें नमी एवं ताप का क्या होता है, अभाव होता है। ये कारक जो होते हैं उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं। ठीक है, तब क्या करते हैं इसके लिए, देखिए हम क्या करते हैं भंडारण के लिए। ये क्वेश्चंस आया हुआ है, पहली बात देख लीजिएगा, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। क्या क्या है कि इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रण सफाई को अच्छी तरह से सुखाना, है ना। जो उत्पाद हो गया है, जो उत्पादन हुआ है, फसल का जो उत्पादन हुआ है, उसको क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से क्या करते हैं, सुखाते हैं। उसके बाद सूर्य के प्रकाश, सुखाएंगे कैसे, अच्छी तरह से सुखाएंगे, पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर उसके बाद छाया में सुखाएंगे। किस में, पहले सूर्य के प्रकाश में, फिर उसके बाद छाया में, तथा धूमक फ्यूमिगेशन का उपयोग जिससे कि पीड़क मर जाएं सम्मिलित हैं। ये सारी चीज़ें पहले आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था कि हम फसल का जो फसल का प्रबंधन हम कैसे करेंगे फसल का। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नियंत्रित उसको पहले अच्छी तरह से सफाई करेंगे, फिर धूप में सुखाएंगे, धूप में सुखाने के बाद अच्छी तरह से उसे फिर छाया में सुखाएंगे, फिर धूपक का उपयोग करेंगे जिससे क्या होता है, पीड़क मर जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, पशुपालन। भैया मेरे पशुपालन किसे कहते हैं, पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं, पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत इस कार्य के लिए हमें भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडा, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है। चलिए इसको ध्यान नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ देखिए जैसे दूध है ना, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, प्रोटीन और वसा का ध्यान देना है। ये पूछता है, प्रोटीन और वसा का ध्यान देना है आपको। ठीक है, और विटामिन्स, एक होता है विटामिन्स। अब देखिए इसमें क्या है ना दोस्त मेरे, दूध में जो वसा होती है ना 3.60 और प्रोटीन होता है 4, ये प्रतिशत में है। अंडे में क्या होता है, 12 वसा होता है, 12% वसा और 13% प्रोटीन। अंडा 12-13, अंडा जो है, अंडा 1 रुपये का 12 मिलता है, और कभी काल ठंडी में 13 भी मिलता है, तो 12-13 याद कर लीजिएगा, 12-13 12-13। और दूध, दूध जो होता है 3.60 यानी 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 3.6 और यह 4 हो जाएगा। ठीक है, मांस का भी वैसे ही होता है, मांस का भी वैसे ही होता है ना। 3.60 और 21.10 प्रोटीन होती है इसमें। मछली में 2.50 वसा होती है और 19% प्रोटीन होती है। अब इसमें हम अगर बात करें, दूध में क्या होता है, विटामिन B1, B2, B12, डी और ई होता है। अंडे में विटामिन B2 और डी होता है। मांस में विटामिन B2, B12 होता है। मछली में नियासिन, डी और ए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता मछली में कौन सी विटामिन होता है, नियासिन, डी होता है और विटामिन ए होता है ना। और यहाँ पे स्टार का मतलब ये हो गया शक्कर, शक्कर है बहुत कम मात्रा में होता है सभी में। ठीक है, इस टेबल को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए पशु कृषि, पशुपालन के पूछ सकते, पशुपालन के उद्देश्य क्या है। तो पशुपालन का जो उद्देश्य है, दूध देने वाले तथा कृषि कार्य करने के लिए, दूध देने के लिए और एक कृषि कार्य करने के लिए। कृषि कार्य मतलब हल चलाना, सिंचाई तथा बोर ढोने के लिए पशुओं को पालना। और भारतीय पालतू पशुओं के दो मुख्य स्पेसीज हैं, मतलब जाति हैं। एक आपका गाय जिसे वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस बोलते हैं, एक भैंस जिसे बॉस बुवेलिस बुवेलिस बोलते हैं।
दूध देने वाले मादाओं को दुधारू पशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुधारू पशु कहा जाता है। दूध देने वाले मादाओं को क्या कहते हैं? दुधारू पशु कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ अब देखिए, दूध स्राव काल को बढ़ा सकता है, ये तो ठीक है। अब देखिए यहाँ लंबे समय तक दूध श्रावण काल के लिए विदेशी नस्ल, जैसे अब देखिए लंबे समय तक दूध का श्रावण करने के लिए जैसे कि विदेशी नस्लें कौन सी, जैसे जर्सी है, ब्राउन है, स्विस है, का चुनाव करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि दूध का श्रावण मतलब काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। जैसे लंबे समय तक दूध का श्रावण काल के लिए हम कौन सी नस्लें का उपयोग करते हैं? तो भैया मेरे, विदेशी नस्ल का उपयोग करते हैं। जैसे जर्सी हो गया, ब्राउन हो गया, स्विस हो गया, ये कैसी हैं? विदेशी नस्लें हैं। जर्सी, ब्राउन, जैसे ब्राउन आपका विदेशी नाम है लग रहा है, जर्सी भी विदेशी नाम लग रहा है, और स्विस भी आपका, ये भी क्या है? विदेशी नाम ही ये भी लग रहा है। ठीक है, अगर हम देसी नस्ल की बात करें, देसी नस्लें जैसे रेड सिंधी हो गई, साहिवाल हो गया, है ना। अ, देसी नस्लें जैसे रेड सिंधी हो गया, साहिवाल हो गया। साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है ना। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए, ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किस में अधिक होती है, तो देसी नस्लों में सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। जैसे कि आप रेड सिंधी हो गया, साहिवाल हो गया। शाही लोग में शाही लोग में जो होता है, ऐसे याद करेंगे, शाही लोग में कम रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो शाही लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, और जो रेड सिंधी वाले होते हैं, वो भी क्या होते हैं? रोग प्रतिरोधक की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे याद करिएगा, रेड सिंधी और शाहीवाल को ऐसे याद करिएगा। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक ऐसी संतति प्राप्त होती है जिससे दोनों अच्छे गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं लंबा दूध, तो ऐसे अगर इनमें संकरण कराया जाता है तो क्या होता है? इनमें संकरण कराया जाता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है और लंबा दूध का श्रावण काल भी अधिक हो जाता है। क्लियर है? तो पूछ सकता है जर्सी, ब्राउन और श्वास कैसी नस्लें हैं? तो ये विदेशी नस्लें हैं। क्लियर है दोस्त मेरे? भैया मेरे वीडियो को देखकर ही जाना, बता दे रहा हूँ आपसे, बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। अब हम बताएं, ये रेड सिंधी है और शाहीवाल है, जो कि हमारी क्या है? ये देसी नस्लें हैं। कैसी नस्लें हैं? देसी नस्लें। कैसी नस्लें हैं दोस्त मेरे? देसी नस्लें हैं। क्लियर है? और यह भारतीय नस्लें कहलाती हैं। क्लियर है ना दोस्त? ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ देखिए, दूध देने वाले पशु यानी डेयरी पशु के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। आहार की आवश्यकता, दूध देने वाले पशु यानी जो पशु होते हैं, आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक प्रकार का आहार जो स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे। पहला जो प्रकार है, जो आहार होता है जो स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे। दूसरा वह जो दूध को उत्पादन को बढ़ाए। ठीक है, दो प्रकार का है। एक तो स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, और एक दूसरा है कि दूध का उत्पादन बढ़ाए रखे। ठीक है, इसकी आवश्यकता दूध श्रावण काल के समय होती है। जैसे आपका है, पशु आहार के अंतर्गत आते हैं। पहला होता है, एक होता है आहार के अंतर्गत मोटा चारा, जिसको रुसांस बोलते हैं, जो प्रायः रेशे के होते हैं। ठीक है, जो मोटा चारा होता है, जो रुसांस होता है, किसका होता है? ये रेशे के होते हैं। दूसरा होता है सांद्र, जिनमें रेशे क्या होते हैं? कम होते हैं, और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। ये भी एक मोटा चारा होता है जिसमें रेशे होते हैं, एक सांद्र होता है जिसमें क्या होते हैं? रेशे नहीं होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे, एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता है, मुड़ता है ना। ठीक ढंग से मतलब जो स्वस्थ पशु होता है, नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता है या मुड़ता है। पशु के बाह्य परजीवी पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतः परजीवी दोनों ही होते हैं।
वाह्य परजी ठीक है, पशु पशु के वाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दोनों होते हैं। वाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनसे पशु को त्वचा रोग हो जाते हैं। अंतः परजीवी जैसे आपका कीड़े हो गए, क्या करते हैं, अमाशय तथा आंत को तथा पर्णकृमि, फलुक, यकृत को प्रभावित करते हैं। जो पर्णकृमि होते हैं ये यकृत को प्रभावित करते हैं। अंतः परजीवी जो होते हैं कीड़े, अमाशय तथा आंत को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? अब आ जाइए कुक्कुट या मुर्गी पालन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुक्कुट या मुर्गी पालन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडे एवं कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ा देने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। पहली बात कि अंडे एवं कुक्कुट जो होते हैं ना, मांस को उत्पादन बढ़ावा देने के लिए और मुर्गी पालन के लिए किया जाता है। लेकिन इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत इसलिए जो कुक्कुट पालन में हम क्या करते हैं, उन्नत मुर्गी की नस्लें हम विकसित किया जाता है। ठीक है। अंडे के अंडे के लिए अंडे देने वाले को लेयर मुर्गी पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? लेयर मुर्गी पालन। जो अंडे देने के लिए क्या करते हैं, लेयर मुर्गी पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? लेयर मुर्गी पालन किया जाता है। और मांस के लिए, किसके लिए? मांस के लिए ब्रोलर को पाला जाता है। मांस के लिए ब्रोलर को पाला जाता है। मांस के लिए किसको पालते हैं? मांस के लिए हम किसको पालते हैं? तो ब्रोलर को पाला जाता है। किसको पाला जाता है? ब्रोलर को पाला जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक होता है एसिल और एक होता है लेग हॉर्न। एक होता है, ये है एसिल, एसिल प्रजाति का, और एक होता है लेग हॉर्न। ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे ये क्या है, निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती है। नई किस्में बनाने के लिए देसी देसी जैसे एसिल, है ना, देसी जैसे एसिल तथा विदेशी जैसे लेग हॉर्न नस्लों का संकरण कराया जाता है। नस्लों का संकरण कराया जाता है। नई किस्में बनाने के लिए देसी नस्लें जैसे एसिल और विदेशी नस्लें जैसे लेग हॉर्न नस्लों का संकरण कराया जाता है। ठीक है। देसी देसी क्या है हमारा? एसिल तथा विदेशी जैसे लेग हॉर्न नस्लों का संकरण कराया जाता है। तो कराते हैं तो क्या होता है, चूजे की संख्या तथा गुणवत्ता बढ़ती है। छोटे कद के ब्रोलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए होते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, फिर गर्मी अनुकूलन, और इसमें क्या होता है कि गर्मी अनुकूलन तथा उच्च तापमान को सहने की उसमें क्षमता आ जाती है। देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता होती है। अंडे देने वाले तथा ऐसे क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उप उत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपयोग कर सकें। तो ये चेंजिंग आती है। अंडे तथा ब्रोलर का उत्पादन कैसे होता है, इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। ब्रोलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने और उन्हें पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। ब्रोलर के रूप में उत्पादित किया जाता है। ब्रोलर के रूप में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रायोजन के लिए विपणन किया जाता है। ठीक है। मांस के प्रायोजन के लिए क्या करते हैं? विपणन। लेकिन ब्रोलर के रूप में क्या करते हैं? उत्पादित किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। अगर हम आवास की बात करते हैं तो ब्रोलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। ठीक है, भिन्न होती हैं। ब्रोलर के आहार में क्या होता है कि इसके आहार में प्रोटीन तथा वसा क्या होती है? प्रचुर मात्रा में होती है। ब्रोलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा क्या होती है? प्रचुर मात्रा में होती है ना। प्रोटीन और वसा की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है।
कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा भी क्या रखी जाती है, अधिक रखा जाता है। विटामिन ए की मात्रा कुक्कुट आहार में और विटामिन के की मात्रा इसमें क्या लगते हैं, बहुत अधिक रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं मत्स्य पालन में। अगर हम मत्स्य पालन की बात करें, देखिए मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन की बात करें तो इसमें क्या होता है, मछली का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन, मछली का उत्पादन। इसमें वसा 2.50%, प्रोटीन 19%, उसके बाद पानी होता है 77.2% और विटामिन क्या होता है, विटामिन नियासिन डी और विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है ना। मछली उत्पादन में पंख युक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे पंख युक्त मछलियाँ और कवचीय मछलियाँ जैसे आपका प्राण हो गया, प्राण तथा मोलस्क सम्मिलित हैं। कवचीय में क्या आ जाएंगे, मोलस्क आ जाएंगे। पंख युक्त में आपका क्या आ जाएंगे, प्राण आ जाएगा। ठीक है, पंख युक्त में क्या आ जाएगा, प्राण आ जाएगा। ठीक है, मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधियाँ, दो विधियाँ हैं। एक प्राकृतिक स्रोत है ना, जिसे मछली पकड़ना कहते हैं। दूसरा स्रोत मछली पालन या मछली संवर्धन, दो प्रकार की विधियाँ हैं। समझ बताई, एक प्राकृतिक स्रोत तथा दूसरा स्रोत जिसे मछली संवर्धन कहते हैं। मछलियों के जल स्रोत है ना, मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताजे जल यानी अलवणीय जल है। मछलियों के दो स्रोत है, एक समुद्री जल में और एक होता है ताजे मतलब अलवणीय, जिसमें लवण की मात्रा नहीं है। अलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है। इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में किया जाता है। ठीक है, ये सब पढ़ कर जाइएगा, बता दे रहा हूँ आप लोग से, बहुत इम्पोर्टेंट है। समुद्री मत्स्यिकी, ये क्या होता है, भारत का समुद्री मछली संसाधन कम से कम 7500 किलोमीटर एरिया में समुद्री तट तथा इसके अंतरिक्ष समुद्र की गहराई तक है। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछली पॉम्फ्रेट, मैकरल, टूना, सारडाइन तथा बाबेडॉक है। ये सब है समुद्री कौन, मत्स्यिकी। इसको आपको याद रखना है। पापफ्रेट क्या हो जाएगा, पापफ्रेट, मैकर्म, टूना, सारडाइन, बाबेडॉक, ये सारी चीज़ें। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है ना। समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है। इनमें प्रमुख मूलेट भेटकी है ना, मूलेट भेटकी, पर्ल स्पॉट यानी पंखयुक्त मछलियाँ, पर्ल स्पॉट पंखयुक्त मछलियाँ है ना। ये पंखयुक्त मछलियाँ मूलेट भेटकी यानी पर्ल स्पॉट, कवची मछलियाँ जैसे झींगा। तो पूछ सकता है कि कौची मछलियाँ कौन कौन सी हैं, तो कौची मछलियाँ कैसी हैं, झींगा है, मसल तथा ऑयस्टर एवं साथ ही समुद्री खरपतवार। ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये भी देखिए, जैसे मसल है, ऑयस्टर है और साथ ही समुद्री खरपतवार। ऑयस्टर का संवर्धन किसके लिए किया जाता है, तो मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का जो भंडार है, समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन यानी मेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरीकल्चर कहते हैं। दूसरा देखिए अंतःस्थलीय मत्स्य एक होता है। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा समुद्री मत्स्य के बारे में, और एक हमारा है कैसा, देखिए यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा भैया, मेरे कुछ भी पूछ सकता है। ताज़ा पानी में मैक्रोब्रेकियम और रोजनबर्गी। अब देखिए ये है कि रोजनबर्ग कैसे याद करेंगे, कि जो रोज़ नहाते हैं ताज़ा पानी में, रोजनबर्गी। तो मैक्रोबियन है ना, मैक्रोबियन रोजनबर्गी, ताज़ा पानी में मतलब ताज़ा पानी में नहाते हैं रोज़। ठीक है, याद करने का। पीनियस मेडोडोन, ये समुद्री है, पीनियस
सी होता है ना, सी, तो पी है ना, पीनियस यानी समुद्री। समझ बात आई? ऐसे लिंक करके याद रखिएगा तभी याद होगा, वरना याद नहीं होने वाला। समुद्री जो है, समुद्री जैसे सी होता है, सी पीनियस है ना, सी पी, सी पी है ना। अंतःस्थलीय मत्स्य, इसके बारे में बात करते हैं। ताज़ा जल के स्रोत जैसे नाले हो गए, तालाब हो गए, पोखर हो गए, नदियाँ हो गई। खारे जल के संसाधन तथा जहाँ समुद्री जल तथा ताज़े जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदी मुख है ना, एस्चुरी। ये सब सारी चीज़ें जो अंडरलाइन है सब पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, अब कहेंगे मछली उत्पादन कैसे होता है। तो मछली का उत्पादन जो होता है जल संवर्धन के द्वारा होता है ना। अधिक मछली जन संवर्धन मिश्रित मछली जन संवर्धन तंत्र से किया जाता है। जो अधिक मछली संवर्धन जो होता है मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जाता है। देसी तथा अयनित प्रकार की मछलियों का इसमें प्रयोग किया जाता है ना। ऐसे तंत्र में क्या होती है, मिश्रित में ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐसे मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो एवं उनके आहार भिन्न भिन्न न हो, ठीक है। उनके आहार भिन्न भिन्न नहीं हो। ये हम मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आहार एक ही हो, जिसमें ऐसे आते हैं जैसे आपका कटला आता है। क्या आता है? कटला। मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है। मछली जो होती है जल की सतह से, मछली जो होती है जल की सतह से अपना भोजन लेती है। तो जो कटला मछली है ना, वो जल की सतह से, कहाँ से? जल की सतह से अपना भोजन लेती है। रोहू, रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोहू क्या होती है? जो कटला होती है, कटला, तो कटला कहाँ से लेती है? जल की सतह से लेती है। किसके सतह से? जल की सतह से। कहाँ से लेती है मेरे दोस्त? तो जल की सतह से लेती है। कटला जो है जल की सतह से, लेकिन रोहू जो है मछली तालाब के मध्य से लेती है, भोजन लेती है, ठीक है। उसके बाद मृगल तथा कामन कार्प, मृगल तथा कामन कार्प, मृगल और कामन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती है। तालाब की तली से भोजन लेती है ना। ग्रास, ग्रास कार्प, ग्रास कार्प खरपतवार खाती है। तो पता चल गया, ग्रास है तो घास होता है, तो खरपतवार खाती है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्त मेरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी मछलियाँ हैं। क्लियर? देखिए, मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या यह है, समस्या इसका मिश्रित मछली संवर्धन में पूछ सकता है कि क्या समस्या आती है। तो भैया मेरी समस्या ये है कि इनमें से कई मछलियाँ केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि इसमें से कुछ ऐसी मछलियाँ हैं कि केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती है। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिम्ब देसी नस्ल से लिए जाएं तो अन्य स्पेसीज के डिम्बों के साथ भी मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिम्बों का उपलब्ध न होना, है ना, एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियां खोजी जा रही हैं कि तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन्स के द्वारा उपयोग किया जा सके। तो सबसे प्रॉब्लम यह है कि कई मछलियाँ केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं, है ना। ये प्रॉब्लम है। क्लियर है? ये कटला, कटला ये याद रखिएगा, कटला, सिल्वर क्रॉप, रोहू, गार्स क्रॉप खरपतवार को खाती है। कॉमन क्रॉप, कॉमन कार्प, कटला ये जल की सतह पर होती है ना। मृगल, मृगल कहाँ होती है? ये एकदम नीचे तली में होती है। रोहू, रोहू जल के मध्य क्षेत्र में होती है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। अब आइए मेरे दोस्त मधुमक्खी पालन, है ना। मधुमक्खी पालन में मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है।
इसके लिए मधुमक्खी पालन एक उद्यम उद्यम एक कृषि युग बन गया है। चूँकि मधुमक्खी पालन में पूँजी निवेश कम होता है। इसमें क्या होता है कि मधुमक्खी पालन में पूँजी निवेश कम होगा, इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, मोम के अच्छे स्रोत होते हैं। पूछ सकता है कि शहद के अतिरिक्त जो मधुमक्खी के छत्ते में शहद तो मिलता है, उसके जो छत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये मोम के अच्छे स्रोत हैं। मोम का उपयोग कहाँ करते हैं, तो औषधि तैयार करने के लिए किया जाता है। मोम का प्रयोग का क्या करते हैं, तो मोम का प्रयोग हम करते हैं औषधि तैयार करने के लिए। हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मोम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्त मेरे, मोम का प्रयोग करते हैं। छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। और मोम का प्रयोग कहाँ करते हैं, मोम का उपयोग औषधि तैयार करने के लिए किया जाता है। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है दोस्त मेरे, बिल्कुल। अब आइए व्यावसायिक स्तर पे, अगर हम बात करें व्यावसायिक स्तर पे मधुमक्खी उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी का मतलब देसी किस्म की मक्खी एपिस सेरना इंडिका। एपिस क्या है, मधु मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी जैसे कौन सा, एपिस सेरेना इंडिका, है ना। मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी एपिस सेरेना इंडिका ये सामान्य भारतीय मक्खी है। कैसी है, सामान्य भारतीय मक्खी है। कौन कौन सी मक्खी जो होती है, एपिस सेरेना इंडिका, है ना, कैसी है, सामान्य भारतीय मक्खी है। और एक होता है एपिस डोरसेटा, ये कैसी मछली है, एक सेल मछली है। कैसी मछली है, ये सेल मछली नहीं, सेल मक्खी है। ठीक है, पहले देखिए, ये याद रखिएगा आप, भारतीय मक्खी कौन कौन सी है, तो एपिस सेरेना इंडिका, ये तो इंडिका ये तो पता चल रहा है। लेकिन एक पूछेगा कि एक सेल मक्खी कौन कौन सी है, तो एपिस डोरसेटा। लिटिल मक्खी कौन कौन सी है, तो एपिस फ्लोरी। फ्लोरी में ल में लिटिल आ रहा है, फ्लोरी में भी आ रहा है। तो लिटिल मक्खी कैसे याद करेंगे, एपिस फ्लोरी, यानी लिटिल मक्खी का प्रयोग करते हैं। लिटिल मक्खी का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात। तो अब इसके बाद एपिस टोरसेटा एक क्या है, सेल मछली है। ठीक है, सेल जो होता है ना, हमारा सेल होता है ना, उसमें एनोड होता है, ऐसे याद करिएगा। क्लियर है, एनोड होता है। एनोड के बाद उसमें क्या होता है, टोरसेटा, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। लिटिल में फ्लोरी, है ना, ये है का प्रयोग करते हैं। एक इटालियन मक्खी, अब देखिए इटालियन मक्खी की प्रजाति भी है। कौन कौन सी, एपिस मेलीफेरा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको। का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का हम प्रयोग करते हैं। अब मधुमक्खी उत्पादन में इन मक्खियों का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। पूछ सकता है इटालियन, ये एपिस मेलिफेरा किस मक्खी की प्रजाति है, तो भैया मेरे इटालियन मक्खी की प्रजाति है। ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। देखिएगा आप, अगर शिफ्ट चलने दीजिए अभी। इटालियन मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अब देखिए कह रहा है कि इटालियन जो मक्खी होती है उसमें मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है ना। वे डंक भी कम मारती हैं। क्या मारती हैं, डंक भी कम मारती हैं। डंक भी क्या करती हैं, कम मारती हैं। ठीक है, वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती है। वह निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती है और प्रजनन तीव्रता से करती हैं। प्रजनन भी क्या करती हैं, तीव्रता से करती हैं। तो भैया डंक भी कम मारती हैं, है ना। अब इसमें क्या है, पहला कि मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, डंक भी कम मारती है ना, छत्ते में काफ़ी समय तक रहती है ना, और प्रजनन तीव्रता से करती हैं। ये सारी चीज़ें हैं, है ना। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका बनाई गई हैं और मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं। ठीक है, मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खियों के चारागाह अर्थात उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर
करती है। किस पर निर्भर करती है? फूलों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? फूलों पर निर्भर करती है। मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। मधुमक्खी फूलों से मकरकंद तथा पराग एकत्र करते हैं। मधुमक्खी फूलों से क्या एकत्र करते हैं? मधु एकत्र करने के लिए वो किस पर निर्भर करते हैं? फूलों पर निर्भर रहते हैं मधु एकत्र करने के लिए। तो मधुमक्खी फूलों से मकर मकर मकरंद तथा पराग एकत्र करती हैं। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करते हैं। मधु के स्वाद को क्या निर्धारित करती हैं? फूलों की किस्में जो होती हैं मधु के अ, मधु मधु की किस्में को क्या करती हैं? निर्धारित करती हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया फिनिश, है ना। तो जो हमने अंडरलाइन किया है उसको आप पढ़ कर जाइएगा, बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, जो हम पढ़ाए हैं उसको आप बस पढ़ कर जाइएगा, इस बात का आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो ये रहा आप पूरा, है ना। समझ बात आ रही है? कौन कौन सी मधुमक्खी हैं, है ना। इटालियन मक्खी, कौन सी ऐसी मक्खियाँ हैं जो ज़्यादा मधुमक्खी पालन करती हैं? तो इटालियन इटालियन मक्खी है। ये सब सारी चीज़ें जो भी दिया हुआ है ना, पढ़ कर जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और भैया वीडियो को पूरा फुल वॉच करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों का शेयर कीजिए प्लीज़, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।